हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी वो वेरियस न्यूज़पेपर्स के थ्रू ली गई है और इसमें हम वेरियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना और इसमें से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, प्लीज़ कंप्लीट देखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और सभी यदि आप चाहो तो उनको लिख सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट जो आर्टिकल है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें बताया गया है बांदा के सजर पत्थर को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, बांदा में एक पत्थर होता है सजर नाम का, उसको जीआई टैग दिया गया है। बांदा की जीवनदायिनी केन नदी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। केन नदी है वो बांदा में प्रवाहित होती है। में पाए जाने वाले नायाब सजर पत्थर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसको अब जीआई टैग दे दिया गया है। ये ओडीओपी जो ओडीओपी स्कीम चली हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये सज्जर पत्थर ऑलरेडी शामिल था। ठीक है, इस पत्थर को तराश कर हस्तलिपि, ज्वेलरी और कलाकृतियाँ और ज्वेलरी इसमें तैयार की जाती है। ठीक है, ये जो सजर पत्थर है ये भारत में तो वेरियस शहरों में जाता ही है, इसके साथ हम ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों में भी इसकी बहुत मांग रहती है। ठीक है, ये जो हस्तलिपि है इन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए ये भारत का नक्शा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने गिफ्ट किया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो अपडेट है ये भी उत्तर प्रदेश से ही है। मुख्यमंत्री ने 8,731 करोड़ की 2029 परियोजनाओं को लोकार्पण किया है। ठीक है, परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आ रहे हैं तो इसी के मद्देनज़र नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकायों में सर्विस प्रोवाइडर से संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को उचित मानदेय देने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए इसके लिए प्रदेश स्तर पर एक बोर्ड गठन करने की घोषणा की है। ठीक है, आने वाले समय में 100 नगर पंचायतों को आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आकांक्षात्मक सिटी के रूप में कितनी नगर पंचायतों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 762 नगर निकाय हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 762 नगर निकाय हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है। ठीक है, सीएम ने कहा कि पीएम ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया है। इनमें से 10 शहर हैं वो यूपी के हैं और यूपी इस डेवलपमेंट में नंबर 1 है। ठीक है, सो यदि आप यूपी के स्टूडेंट हो तो आप 10 जो स्मार्ट सिटी है आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आगे बताया गया है प्रमुख शहरों के आसपास जल्द दिखाई देगी ई वाहन। ठीक है, ई वाहनों को उत्तर प्रदेश में जल्दी से और लागू किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं कुछ सिटीज़ जिनमें अब ई वाहनों की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली में आपको इलेक्ट्रिक वाहन चलते हुए दिखाई देंगे कुछ दिनों के बाद। ठीक है, आगे बताया गया है मुख्यमंत्री गुरुवार को स्थानीय निकाय निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि 6 सालों में विस्तारित व नवगठित 200 से अधिक नगरपालिका परिषद व पंचायतों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, पिछले 6 वर्षों में 200 से अधिक जो नवगठित नगर पालिकाएँ हैं या फिर उनका दायरा बढ़ाया गया है उनको सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है बिहार से मुजफ्फरपुर का इथेनॉल प्लांट बिहार की तरक्की का प्रमाण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित मुरापुर औद्योगिक क्षेत्र में जिले का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसमें बताया गया है इसमें से
प्रतिदिन 110 किलो इथेनॉल की प्रोडक्शन की जाएगी और 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। आगे बताया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए अपडेट दी गई है। इसमें बताया गया है 21 मई से ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े खेल यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश को इस बार मेजबानी दी गई है। इन खेलों की शुरुआत 21 मई को लखनऊ से होगी। ठीक है, इसके आयोजन में देश भर के 200 से अधिक यूनिवर्सिटी की महिला व पुरुष टीमें हिस्सा लेगी। 21 खेल इसमें होंगे। ठीक है, 21 खेलों की प्रतियोगिता में 4000 खिलाड़ी और 3500 ऑफिशियल हिस्सा लेंगे। जो खेल होंगे वो लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी में आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री ने कहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। आगे जो अपडेट दी गई है ये सिंधु जल विवाद के रिगार्डिंग कुछ दी गई है। सिंधु जल संधि, ठीक है, इसके रिगार्डिंग दी गई है। तो इसमें अभी जो बात दी गई है वो सिंधु जल, भारत के नोटिस के बाद 3 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया। कहा सिंधु को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये सिंधु जल विवाद की बैठक वगैरह के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया था। तो इसके रिगार्डिंग हम जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है क्या है सिंधु विवाद, सिंधु जल संधि क्या है, सिंधु जल संधि ये हम देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल के बंटवारे को लेकर 19 सितंबर 1960 को हुए समझौते को सिंधु जल संधि कहा जाता है। इस समझौते में विश्व बैंक भी हस्ताक्षर करता यहाँ पर था। ठीक है, इस संधि के प्रावधानों के तहत पूर्वी नदियाँ सतलज, व्यास और रावी नदी का पानी भारत को दिया गया है, जबकि पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। ये यहाँ पर सारा प्रकरण ये है सिंधु जल संधि का। ठीक है, आगे बताया गया है कवच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास यहाँ पर बन गया है। तीनों सेनाओं और तटरक्षक दलों ने अंडमान व निकोबार में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। कवच नाम के इस अभ्यास के दौरान युद्ध की वास्तविक परिस्थितियां जैसी तैयारी की गई। इसका उद्देश्य युद्ध की स्थिति में सेना की सभी अंगों की क्षमता को और बेहतर तथा बनाना था ताकि दुश्मन पर भारी पड़ सके। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये कवच जो युद्ध अभ्यास था, ये इम्पोर्टेंट अब बन गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया गया है गृह मंत्री ने गुजरात के बोटाद में 54 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि 54 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है गुजरात के बोटाद में। आगे जो अपडेट दी गई है ये दी गई है दुनिया में पहली बार वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों में मिला है कैंसर। ठीक है, ये एक रिसर्च हुआ है उससे सामने ये चीज़ें आई हैं। भारत सहित विभिन्न देशों में प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर किया गया अध्ययन, इसमें बताया गया है दुनिया में पहली बार PM2.5, ठीक है, ये वेरिएंट नाम है PM2.5 और फेफड़ों के कैंसर के बीच सीधा संबंध पता चला है, जिसके अनुसार कभी धूम्रपान न करने वाले के फेफड़ों में कैंसर के म्यूटेशन पाए गए हैं। ठीक है, अमेरिका, यूरोप, ताइवान, कोरिया और भारत सहित अलग अलग देशों में वायु प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर यह अध्ययन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सलाहकार रहे प्रोफेसर विजय राघवन ने कहा कि यह अध्ययन सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति तैयार करने में मार्गदर्शन करेगा। इस अध्ययन के जरिए वायु प्रदूषकों से फेफड़ों के एडेनोकार्सिनोमा को बढ़ावा देने का गहराई से पता चला है। ठीक है, चूहों और इंसानों पर अलग अलग अध्ययन करने के बाद यह परिणाम सामने आए हैं। ठीक है, इसमें जो परिणाम आए हैं ये चूहों पर और इंसानों पर टेस्ट किए गए हैं, उसके बाद ही ये रिजल्ट्स सामने आए हैं। ठीक है, आगे बताए गए हैं कि 10 में से एक को प्रदूषण के चलते कैंसर यहाँ पर बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर के लिए सबसे बड़ा कारण है, लेकिन ब्रिटेन में फेफड़ों का कैंसर
उन 10 में से एक व्यक्ति को मिला है जो प्रदूषण में काफ़ी अधिक रहते हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2019 में जारी रिपोर्ट में कहा था कि दुनिया में फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 3 लाख मौतों के लिए PM 2.5 जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएंट है, ये इम्पोर्टेंट वेरिएंट का नाम यहाँ पर दिया गया है। अपकमिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे कुछ और जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रोफेसर विजय राघवन के मुताबिक यह अध्ययन इसलिए भी अहम है क्योंकि वैज्ञानिकों ने महामारी विज्ञान और 3 प्री क्लिनिकल मॉडल के आधार पर इन तथ्यों का विश्लेषण किया है। इनसे अब ये विश्लेषण करने के बाद क्या निष्कर्ष क्या निकला है वो यहाँ पर बताया गया है। प्रोफेसर विजय राघवन ने बताया कि वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में फेफड़ों के कैंसर की जांच की जिसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर म्यूटेंट लंग कैंसर कहा जाता है। ठीक है, ये म्यूटेंट है, इसको लंग कैंसर यहाँ पर कहा गया है। जिन लोगों ने कभी धूम्रपान नहीं किया है उनमें EGFR जीन में उत्परिवर्तन मिला है जो आमतौर पर फेफड़ों के कैंसर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये पता लगा है कि जिन लोगों ने कभी धूम्रपान नहीं किया है उनमें भी ये कुछ वेरिएंट्स देखने को मिले हैं वायु प्रदूषण की वजह से। इंसानों के बाल से भी छोटे कण हैं इस वेरिएंट के यहाँ पर बताया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि PM 2.5 के प्रदूषित कण इंसान के बालों की चौड़ाई से 3% छोटे हैं। सांस के जरिए फेफड़ों में पहुँचते हैं तो कैंसर के रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो डिटेल्स बताई गई है PM 2.5 वेरिएंट की यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद में ये अंतिम आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे लिए है। सबसे महंगे फुटबॉलर हो सकते हैं मेसी, 3600 करोड़ रुपए को सालाना की पेशकश की गई है। ठीक है, 3600 करोड़ रुपए की। सुपरस्टार को सऊदी अरब का क्लब अल हिलाल, ठीक है, अपने साथ जोड़ने को इच्छुक यहाँ पर बताया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोन मेसी को सऊदी अरब लाने की तैयारियां शुरू हो गई है। अल नासेर ने रोनाल्डो को सालाना 2200 करोड़ रुपए में अनुबंधित किया है। ठीक है, ये तो रोनाल्डो की बताई गई है। अब अल नासेर के कड़े प्रतिद्वंदी अल हिलाल ने मेसी को अपने साथ जोड़ने के लिए फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा लगभग 3600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। अभी मेसी पेरिस सेंट जर्मेन, ठीक है, PSG के साथ जुड़े हैं। उन्हें वर्तमान में 360 करोड़ रुपए सालाना मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यदि ये करार हो जाता है तो लियोन मेसी फुटबॉल जगत के नंबर 1 यानी कि सबसे महंगे खिलाड़ी यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट जो अपडेट दी गई है ये दी गई है NPS में सुधार के लिए समिति गठित की गई है। इसके रिगार्डिंग ये अपडेट दी गई है। वित्त मंत्रालय ने नई पेंशन स्कीम में सुधार करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में, ठीक है, समिति स्थापित कर दी है। समिति में कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियम व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बतौर सदस्य यहाँ पर नामित किए गए हैं। समिति गठित करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पिछले दिनों की थी। समिति को कहा गया है कि वह नई पेंशन स्कीम में मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलाव करने की सिफारिशें दे। उल्लेखनीय यह बात है कि समिति की रिपोर्ट कब आएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। समिति राज्यों से बात करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। ठीक है, विधानसभा चुनाव में भी OPS बन चुका है बड़ा मुद्दा यहाँ पर बताया गया है। पेंशन का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में अहम राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत पुरानी पेंशन स्कीम की इसमें बड़ी भूमिका मानी जाती है। अर्थशास्त्री पुरानी पेंशन योजना को अर्थव्यवस्था के लिहाज से अव्यवहारिक और खतरनाक बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अपडेट दी गई है यहाँ पर नई पेंशन स्कीम जो आई है इसकी जो दोबारा से यहाँ पर
रिव्यू किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये एक समिति का गठन किया गया है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एज ए स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इनको मान सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।